क्योंकि हमें समझ में नहीं आएगा। सो पार्टीशन में हमने देखा था, ये प्रॉपर्टीज देखी थी कि या तो दो ये इक्विवेलेंस क्लासेस हैं, ये आइडेंटिकली इक्वल होते हैं, म्यूचुअली डिसजॉइंट होते हैं। दूसरा था कि अगर दो ये आइडेंटिकल हैं इक्विवेलेंस क्लासेस, तो ये जो नंबर्स इक्विवेलेंस क्लासेस जनरेट कर रहे हैं ये दोनों रिलेटेड होंगे। तीसरा था अगर इक्विवेलेंस क्लास का कोई एलिमेंट लेते हो और उससे इक्विवेलेंस क्लास जनरेट करते हो तो वो दो इक्विवेलेंस क्लासेस आइडेंटिकल होंगे, और हर इक्विवेलेंस क्लास जिस भी नंबर से जनरेटेड है वो नंबर भी इक्विवेलेंस क्लास में होगा। अब इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए वी कैन पार्टीशन अ सेट। अब वो क्या होता है देखते हैं। पार्टीशन ऑफ अ सेट, a partition of a set is a set of non-empty subsets of A denoted by A1, A2, AN such that their union is set A, and अगर हम कोई भी दो इसके subsets ले लें, that is then उनका intersection phi है, that is pairwise they are disjoint. So एक सेट लिया हमने, उसके कुछ सबसेट्स किए such that their union is A, but वो pairwise disjoint हैं। So इस तरह के कलेक्शन को हम, जो ये इस तरह का कलेक्शन है, इस तरह के कलेक्शन को हम कहते हैं दिस विल पार्टीशन द सेट A। और क्योंकि हमने अभी प्रूव किया था इससे पहले थ्योरम में कि ये जो दो इक्विवेलेंस क्लासेस होते हैं या ये तो म्यूचुअली डिसजॉइंट होते हैं या आइडेंटिकल होते हैं। सो इसकी मदद से वी कैन पार्टीशन एनी सेट। देखते हैं कैसे कर सकते हैं। अब देखिए हमने ये सेट A ले लिया है विच कंटेन्स एलिमेंट 0, 1, 2, 3, 4 एंड इसके हमने ये तीन पार्टीशन ले लिए, A1 is 0, 1, A2 is 2, 3 and A3 is 4। अब आप इन तीनों का अगर यूनियन लेंगे तो क्या आ जाएगा 0, 1, 2, 3, 4 दैट इज द कंप्लीट सेट A। और आप कोई भी तो सेट ले लें, देखिए इन A1, A2 में कुछ कॉमन नहीं है, A2, A3 में कुछ कॉमन नहीं है, A1, A3 में कुछ कॉमन नहीं है, तो दे आर पेयरवाइज डिसजॉइंट। और हर जो एक जो सबसेट जो पार्टीशन को बिलोंग कर रहा है दैट इज आल्सो नॉन एम्प्टी। सो A1, A2, A3 फॉर्म अ पार्टीशन ऑफ सेट A। जैसे यहाँ पे AN तक गया था, इधर पे हमारा 3 तक जा रहा है, A1, A2, A3, यूनियन इज A, यूनियन इज A, पेयरवाइज डिसजॉइंट, नॉन एम्प्टी के लिए AIs आर नॉट फाइव। सो इस तरह से वी कैन पार्टीशन अ सेट। अब इसका इक्विवेलेंस रिलेशन के साथ क्या रिलेशन है वो अब हम लोग आगे देखते हैं। दिस वाज जस्ट एग्जांपल टू शो यू कि कैसे एक सेट को हम पार्टीशन कर सकते हैं। Let R be an equivalence relation on set A, then the distinct equivalence classes of R form partition of A। माने अगर R equivalence relation A का है तो हमने पिछली क्लास में देखा था कि हम distinct equivalence classes कैसे फॉर्म कर सकते हैं। तो एक बार आपने distinct equivalence classes फॉर्म कर ली तो और उनका एक सेट बना लिया, so that set will be a partition of set A। ओके, पहले ये थ्योरम प्रूव कर लेते हैं फिर एग्जांपल पे आते हैं। Let A1, A2, AN be distinct equivalence classes of R। क्योंकि ये इक्विवेलेंस क्लासेस जो हैं ये रिलेशन के रिस्पेक्ट में ही फॉर्म होती हैं। अगर आपका रिलेशन चेंज हो जाएगा, सेट वो ही रहेगा, तो आपकी इक्विवेलेंस क्लासेस भी चेंज हो जाएंगे। सो अब हमें क्या प्रूव करना है, इनका यूनियन A है और ये पेयरवाइज डिसजॉइंट है। सो R is reflexive, this implies X is R related to X for all X belonging to A। R reflexive क्यों है, क्योंकि R एक इक्विवेलेंस क्लास है। अब this is true for all X belonging to A, that means X belongs to AI since AIs are equivalence classes formed from elements of A। तो जब हम ये AIs equivalence classes formed हैं ये एक ही, तो अगर A को कोई एलिमेंट बिलोंग कर रहा है तो ये Xi किसी ना किसी AI में तो होंगे, तो वो हमने ले लिया X belongs to AI। इसी तरह X के सारे एलिमेंट किसी ना किसी इनमें होंगे, सो वी से X। तो इसी तरह हमें that is why we have take any arbitrary value of X, not a particular value of X। So X denotes any value of A। तो अगर हम एक के लिए प्रूफ कर देंगे तो वो सारे A के लिए प्रूफ हो जाएगा। Now X belongs to this particular AI, that means X belongs to union of these। अब हमने कहां से शुरू किया था, X belonging to A से शुरू किया था और हमने प्रूव कर दिया X belongs to this union। So this tells you A is a subset of this union। अब हम कन्वर्स लेके चलते हैं। So अगर हम X को इस यूनियन में बिलोंग करते हुए लेते हैं, इसका माने क्या है, X
बिलोंग करेगा एजे फॉर सम जे वैरिंग बिटवीन 1 and n, माने ये ये जो सबसेट्स हैं ये a1 a2 an है, सो j कैन टेक द एनी वैल्यू बिटवीन 1 and n। तो अगर ये यूनियन को बिलोंग कर रहा है तो इनमें से किसी ना किसी को तो बिलोंग करेगा, तो हमने एज्यूम कर लिया वो AJ को बिलोंग करेगा। अब AJ इज एन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ R, देयरफॉर AJ इज अ सबसेट ऑफ A। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ R क्यों है? क्योंकि हर एलिमेंट जो R में है वो एक इक्विवेलेंस क्लास जनरेट करेगा ही करेगा। अब ये है कि आप हर एलिमेंट से लेके जब इक्विवेलेंस क्लासेस जनरेट करवाओगे तो कुछ इक्विवेलेंस क्लासेस आइडेंटिकली सेम होंगी, कुछ डिसजॉइंट होंगी, बट हर एलिमेंट इक्विवेलेंस क्लास तो जनरेट करेगा ही ना। So that is why we say AJ is an equivalence class of R, hence AJ is a subset of A. This means this union is a subset of A, which implies A is union of these things. If this is a little confusing, ये देखिए हम लोग ने पिछली बार ये जो एग्जाम्पल किया था, हाँ ये देखिए एग्जाम्पल किया था, इसमें हमने हर ये रिलेशन था और ये आपका सेट था, इसमें हमने कितने एलिमेंट्स है 0 1 2 3 4, सो 0 1 2 3 4 सबके करस्पॉन्डिंग हमने इक्विवेलेंस क्लासेस जनरेट किए थे, बट हमने देखा 0 और 4 के करस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंस क्लास सेम है, 1 और 3 के करस्पॉन्डिंग सेम है, एंड 2 के करस्पॉन्डिंग तो एक ही है, सो दैट इज ओके। सो इसी तरह से ये जो हमने यहाँ पे लिया है x belongs to union means x belongs to some equivalence class, तो अगर इक्विवेलेंस क्लास डिस्टिंक्ट है तो वो इसको बिलोंग करेगा, अगर सेम है तो वो इसको या इसके जो इक्विवेलेंट है उसको बिलोंग करेगा, सो अल्टीमेटली इट हैज टू बिलोंग टू, अल्टीमेटली इट विल बी अ सबसेट ऑफ A ओनली। सो इसीलिए ये चीज आपकी होल्ड करेगी करेगी। आप एग्जैक्ट ये चीज लेके जो अभी हमने आपको एग्जांपल शो किया था उस पर आप अप्लाई करेंगे तो कुछ अगर डाउट होगी तो आपको वो भी क्लियर हो जाएगी। Okay, now we have to show that they are pairwise disjoint. So हमने दो distinct equivalence classes ले लिए such that AI is not equal to AJ। अब जो हमने थ्योरम प्रूफ करी थी उससे था कि either these two are equal or they are pairwise disjoint। अब ये दोनों इक्वल तो नहीं है क्योंकि हम ले रहे हैं let AI AJ be distinct equivalence classes of R, that is AI is not equal to AJ, that means their intersection has to be 5, that means this part is proved। इसका माने क्या हो गया, ये जो सेट्स हैं ये हमारा ए का पार्टीशन है। जस्ट गो थ्रू दिस प्रूफ, अगर कुछ डाउट हो तो आप पूछ लीजिए। ओके चलिए इसको अब एग्जांपल से देख लेते हैं। ओके सो वी हैव टेकन अ सेट A विद एलिमेंट्स A B C D E और ये हो गया आपका इक्विवेलेंस रिलेशन जो आपको दिया हुआ है A पे। Now you have to determine partition of R and R inverse, दोनों के ही पार्टीशन आपको निकालने हैं। अब इक्विवेलेंस क्लास जनरेटेड बाय A लेते हैं। अब देखिए A B से रिलेटेड है इसलिए B यहाँ लिख दिया, A से रिलेटेड है तो A यहाँ ऑलरेडी है, B A से रिलेटेड है तो B यहाँ है ऑलरेडी, B से रिलेटेड है, अब A B से रिलेटेड है और B खुद से रिलेटेड है तो वो एलिमेंट भी यहाँ आ गया, बाकी किसी में A या B नहीं है तो ये हमारा हमने इसको क्लोज कर दिया। सो दिस इज इक्विवेलेंस क्लास जनरेटेड बाय A। अब नेक्स्ट एलिमेंट है B पे आते हैं, B इज रिलेटेड टू A तो हमने इसमें A डाल दिया, B इज रिलेटेड टू B सो हमने B डाल दिया, तो इसमें ये चारों चीजें ऑटोमेटिकली कवर हो गई। अगर हम इक्विवेलेंस क्लास जनरेटेड बाय A भी लेते हैं तो इसमें ये चारों एलिमेंट्स आ जाएंगे, सो दिस इज इक्विवेलेंस क्लास जनरेटेड बाय B। तो इसमें आपने देखा इक्विवेलेंस क्लास जनरेटेड बाय A इज एग्जैक्टली सेम एज इक्विवेलेंस क्लास जनरेटेड बाय B।
अब हम आ जाते हैं थर्ड एलिमेंट सी पे। इक्विवेलेंस क्लास जनरेटेड बाय सी, सी इज रिलेटेड टू सी, तो यहाँ सी आ गया। अब कुछ गलत कर, ओके नहीं ठीक है। अब सी और किसी से रिलेटेड नहीं है, तो ये हमने क्लोज कर दिया। ये सी नहीं है, ये ई है। एक मिनट, राइट, रिलेटेड क्लियरली, दिस इज ई, क्योंकि ये अगर ई नहीं होगा तो ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो रिफ्लेक्सिव ही नहीं होगा। ठीक है, ओके। सो सी इज रिलेटेड टू सी, तो खाली सी आ गया। नेक्स्ट एलिमेंट है डी, डी इज रिलेटेड टू डी, सो हमने यहाँ पे डी लिख लिया, दिस इज डी। D is related to E, तो हमने यहाँ पे E लिख लिया। E is related to E, तो E ऑलरेडी है यहाँ पे। E is related to D, so E है, तो ये हो गया हमारे इक्विवेलेंस क्लास जनरेटेड बाय D। एंड द सेम थिंग फॉर E, क्योंकि E के साथ भी यही चारों एलिमेंट है, सो ये चारों एलिमेंट जो है दे विल कंस्टिट्यूट दिस वन। जैसे हमारा AB का था, ऐसे ही DE का है। सो ये हो गया हमारा equivalence classes generated by all elements of set A under the relation R। तो ये हमारा हो गया। अब देखिए, हमने सारे एलिमेंट्स के इक्विवेलेंस क्लासेस लिए हैं, लेकिन इसमें A B के बराबर है, C अलोन है और D E के बराबर है। तो बेसिकली हमारे डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस कितने हुए? 3 हुए। या तो आप A C D ले लो, या B C E ले लो, या मतलब कोई भी 3 आप ले सकते हो जो डिस्टिंक्ट हो। सो इक्विवेलेंस क्लास में लेके ये जो सेट हैं, ये हमने इसमें लिख लिए A, B, C, E, D। सो ये जो है, ये आपके ये पार्टीशन हो गया R का। अब पार्टीशन के लिए इस सेट को आप चाहो तो इक्विवेलेंस क्लास जनरेटेड बाय A से डिनोट कर सकते हो, या इक्विवेलेंस क्लास जनरेटेड बाय B से डिनोट कर सकते हो। C को तो C से डिनोट करेंगे, इसको भी आप इक्विवेलेंस क्लास जनरेटेड बाय D या इक्विवेलेंस क्लास जनरेटेड बाय E, इनमें से एक से डिनोट कर सकते हो। तो इसका क्या हो गया? ये हो गया, सपोज हमने इसको A ले लिया, ये तो C है ही आपका, और सपोज इसको हमने E ले लिया। So equivalence classes form a partition of this set A, and that is what we had to prove. ये हमने यहाँ प्रूव किया था ना, let R be an equivalence relation on set A, then distinct equivalence classes of R form a partition of A। तो ये हमने distinct equivalence classes ये 3 ले लिए, and we have seen that these form a partition of A, क्योंकि जब आप इनका यूनियन लेंगे तो आपको ये सेट A मिल जाएगा, and as you can see they are pairwise disjoint। अब ये बताओ R इनवर्स का पार्टीशन क्या होगा? मैम आर इनवर्स का भी आर पार्टीशन ऑफ आर के इक्वली होगा। क्यों? क्योंकि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए बी के इक्वल है और डी ई के इक्वल है। ओके, चलो ठीक है, हाँ, सम एक्सटेंट यू आर करेक्ट। एक्चुअली हमने लास्ट क्लास में प्रूव किया था, इफ आर इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन देन आर इनवर्स इज आल्सो अ इक्विवेलेंस रिलेशन। तो एक तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब अगर आप आर इनवर्स लिखते हो, अब क्योंकि ये आर इक्विवेलेंस रिलेशन है ऑलरेडी, तो ये सिमेट्रिक भी है। तो जब आप आर इनवर्स लिखोगे तो आपको यही सेट वापस से मिल जाएगा। यू कैन जस्ट ट्राई राइटिंग व्हाट विल बी आर इनवर्स। आर इनवर्स क्या होगा? ये प्लेसेस आप इंटरचेंज कर रहे हो, तो ए बी की प्लेस क्या होगी? बी ए, बी ऑलरेडी है यहाँ पे, बी ए की प्लेस इंटरचेंज करोगे तो क्या आ जाएगा? ए बी। सो आर अगर इक्विवेलेंस क्लास है, तो अगर आप आर इनवर्स उससे कंप्यूट करोगे, देन आर एंड आर इनवर्स विल बी सेम, बिकॉज
दे बोथ आर सिमेट्रिक, इसलिए इसका पार्टीशन ऑफ आर एंड पार्टीशन ऑफ आर इनवर्स विल बी सेम। सो ये अगर आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जैसे आ जाता है, लेट ए बी, अगर ए कोई सेट है और आर पार्टीशन है और हमें आर का पार्टीशन पता है, तो आर इनवर्स का पार्टीशन क्या होगा? तो अगर 4 ऑप्शन मिलते हैं सेम एज आर, डिफरेंट फ्रॉम आर, और कुछ कुछ जो भी दिया है, इट विल बी एम्प्टी सेट, इट विल बी एंटायर सेट ए, ऐसे करके, सो यू विल क्लिक द ऑप्शन दैट इट विल बी सेम एज आर। ओके, next is let R be an equivalence relation on set A 1 2 3 4 defined by the partition this। तो इसमें आपको रिलेशन नहीं दिया है, आपको पार्टीशन दे दिया है। डिटरमिन द एलिमेंट्स ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन एंड आल्सो फाइंड इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ आर। अब देखिए ये पार्टीशन दे दिया है, तो पार्टीशन मतलब क्या हुआ? अब इस सेट में मतलब क्या है, ये सेट के एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड हैं और आर इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो इस सेट से क्या क्या ऑर्डर पेयर्स बनेंगे? 1 1 4 4 1 4 4 1, तो वो चारों हमने यहाँ पे लिख दिए। इन दोनों से क्या बनेगा? 2 2 3 3 2 3 3 2, तो ये हमने इसको यहाँ पे लिख दिया। सो ये हमारा बन जाएगा इक्विवेलेंस क्लास ऑन सेट ए जिसका कि ये पार्टीशन है। और अब जहां तक इक्विवेलेंस क्लास जनरेट करने की बात आती है, आप देखिए यहाँ पे 1 एलिमेंट है, सो इक्विवेलेंस क्लास जनरेटेड बाय 1 इज 1 4, और इसमें दूसरा एलिमेंट 4 है, सो दिस इज आल्सो इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास जनरेटेड बाय 4। इसी तरह 2 3 का हो जाएगा, 2 3 विल बी द इक्विवेलेंस क्लास जनरेटेड बाय 2 एंड 3। तो अगर हमें पार्टीशन दिया है, उससे भी हम इक्विवेलेंस क्लास भी लिख सकते हैं, और सॉरी इक्विवेलेंस रिलेशन भी लिख सकते हैं, और करस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंस क्लासेस भी लिख सकते हैं, जो ये रिलेशन आर सेट ए के एलिमेंट्स पे जनरेट करेगा। सो ये हो गया इक्विवेलेंस क्लास, और सॉरी इक्विवेलेंस रिलेशन, उससे हम कैसे इक्विवेलेंस क्लास जनरेट कर सकते हैं, और इक्विवेलेंस क्लास की मदद से कैसे हम एक सेट का पार्टीशन कर सकते हैं। Now let's come to the representation of equivalence relation. अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉरी रिलेशन की बात कर रहे हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं। अगर इक्विवेलेंस नहीं है तो भी हम उस रिलेशन को का रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। So there are many ways of representation. For visualizing the information, graphical methods are particularly useful, and for mathematical calculation, matrix method is convenient. तो पहले हम ग्राफ्स के थ्रू रिलेशन को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए हम लोग के सिलेबस में ग्राफ थ्योरी नहीं है, तो हम आपको थोड़ा सा जितना हमें इसमें चाहिए उतना हम बता देते हैं। ग्राफ में क्या होता है, एक सेट ऑफ नोड्स होता है, ये वर्टिसेस जिसे हम बोलते हैं, नोड्स या वर्टिसेस, कुछ भी आप बोल सकते हैं इसको। सो जैसे हमारे हो गए ए बी सी, हमने 3 नोड्स ले लिए ग्राफ के, और दूसरा सेट होता है एजेस का। जैसे देयर इज अ एज E1, there is a edge E2, there is a edge E3 and there is a edge E4। 4 एजेस ले लिया। अब कुछ ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि 3 ये हैं तो 4 ही एजेस होनी चाहिए, कुछ भी हो सकता है ये, इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस। अब जैसे हमने यहाँ पे देखिए ये ए कर दिया, ये बी कर दिया और ये सी कर दिया, 3 वर्टिसेस कर दिया। अब सपोज दिस इज योर एज E1, ये हो गई आपकी एज E2, ये हो गई आपकी एज E3, एरो हम डिनोट कर रहे हैं डायरेक्शन, और ये हो गई हमारी एज E4। सो डायरेक्शन के हिसाब से ये E1 और E4 एज आपकी फर्क हो गई। सो दिस इज ग्राफ जिसमें कि ये 3 वर्टिसेस हैं और ये एजेस हमने डिनोट कर दी हैं। अब ये देखिए एरो लगा रखा है, माने हमने एज को डायरेक्ट कर दिया, दिस इज अ एज E1 इज अ एज फ्रॉम A to C। तो इस तरह से अगर एज के साथ डायरेक्शन दिया होता है
और हम उस वो ग्राफ कंसिडर करते हैं तो उसको हम डायरेक्टेड ग्राफ या डाइग्राफ कहते हैं। और अगर ये डायरेक्शंस नहीं दिए होते तो उसको हम जस्ट जनरल ग्राफ जी कहते हैं। इतना ही आपको चाहिए, और बाकी जब हम आगे करेंगे तो आपको बताते जाएंगे जहां जरूरत पड़ेगी, बट आई डोंट थिंक सो इससे ज्यादा आपको रिलेशंस के रिप्रेजेंटेशन में ग्राफ की जरूरत पड़ेगी। और फिर भी अगर कहीं आपको क्वेश्चन है, सो यू कैन आस्क मी दैट। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट ग्राफ ऑफ रिलेशन। तो पहला क्या करना है हमें, पहला पॉइंट क्या होगा, एलिमेंट्स ऑफ सेट ऑन विच रिलेशन आर डिफाइंड आर डिनोटेड बाय पॉइंट्स कॉल्ड नोड्स या वर्टिसेस। तो जो सेट ए है उसमें जितने भी वर्टिसेस हैं उनको हम नोड्स ले लेंगे या वर्टिसेस ले लेंगे ग्राफ के। If x's are related to y, then draw a arc or a line. अब जो edges हैं वो आप arc से भी draw कर सकते हैं, straight line से भी draw कर सकते हैं, कुछ ऐसा rule नहीं है। So draw a arc or a line from x to y with the arrow indicating the direction. माने x से y जा रहा है या y से x जा रहा है, उस डायरेक्शन में आप arrow लगा दीजिए। फिर for x related to x, we draw a loop starting from x and ending at x. The graph in which the direction of arcs is shown is called as directed graph or digraph. Arcs के साथ arcs या edges नहीं लिखा है, but arcs and edges कुछ भी हो सकते हैं, so you have to consider both of them. ठीक है, so ये हो, इस तरह से हम एक ग्राफ का डायरेक्टेड ग्राफ या डाइग्राफ बना सकते हैं। Now let's see through an example. Suppose ये हमारा सेट A है और ये हमारा सेट B है, and R is a relation from set A to B, जिसको हम इस तरह से डिफाइन किया गया है। Now you have to draw the graph of this one. So A में कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4, B में कितने एलिमेंट्स है, 2 3 5। सो टोटल एलिमेंट्स हमारे कितने हो गए, 1 2 3 4 एंड 5। तो 1 2 3 4 5, ये देखिए डॉट्स लगा के ये नंबर्स हमने लगा दिए। सो 1 2 3 4 5 आर द वर्टिसेस और द एजेस ऑफ ग्राफ्स। तो ओके, अब क्या करना है, हमें ये मार्क करना है। Now 1, 2 means you have a edge from 1 to 2. So 1 से 2 तक हमने एक लाइन ड्रॉ करी और डायरेक्शन हमने लगा दिया। 2 से 5 एक है, सो 2 से 5 हमने किया और हमने एक डायरेक्शन लगा दिया। 3 से 3 है, सो 3 से स्टार्ट करके 3 पे ही एंड कर दिया। सो दिस इज कॉल्ड एज अ लूप। जो जिस वर्टेक्स से शुरू हो रहा है उसी पे खत्म हो रहा है, सो दिस इज कॉल्ड एज अ लूप। और इसको तो आप चाहे ऐसे डायरेक्शन में लगा दो चाहे ऐसे लगा दो, इट इज इंटीग्रल। 3 to 5, 3 से 5 डायरेक्शन ये आ गया। 4 to 2, 4 to 2 डायरेक्शन ये आ गया। 4 to 3 ये डायरेक्शन आ गया। 2 to 2, 2 से स्टार्ट होकर 2 पे एंड हो गया। सो दिस इज अगेन अ लूप। सो दिस इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस आर्क। ओके, अब दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ये जो ए और बी के एलिमेंट्स हैं ये आप किसी भी ऑर्डर में पुट कर सकते हो। हमने ऐसे पुट कर लिए, आप चाहो तो ऐसे पुट कर सकते हो। 1 यहाँ पुट कर दिया आपने, 2 यहाँ पुट कर दिया, 3 यहाँ पुट कर दिया, 5 यहाँ पुट कर दिया और 4 यहाँ पुट कर दिया। दिस इज परफेक्टली ओके, इसका कोई रोटेशन नहीं है, बट खाली ये सब आपको याद रखना है। जैसे 1 से 2 गया, सो 1 से 2 अब ऐसे जाएगा। 4 से 3 गया, सो 4 से 3 अब ऐसे जाएगा। 3 से 5 गया, सो 3 से 5 अब ऐसे जाएगा। सो ये किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और किस किस के बीच में एजेस हैं उसको आपको ध्यान में रखना है। खाली ये वर्टिसेस आप कैसे प्लेस करते हो, ऐसे प्लेस करते हो, ऐसे प्लेस करते हो या किसी और तरह से प्लेस करते हो, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। सेकेंड थिंग इज, अगर आपको ये दिया गया है, सपोज ग्राफ ऑफ आर आपको दिया गया ये है, फाइंड द ग्राफ ऑफ आर इनवर्स कहा गया है। एग्जैक्टली ऐसी की ऐसी चीज आप कॉपी कर दीजिए, खाली ये जो एरो के डायरेक्शन है ये आप रिवर्स कर दीजिए। जैसे आप यहाँ देखिए, ये हमने ऐसा का ऐसे यहाँ पे कॉपी कर दिया, बस ये देखिए ये इस डायरेक्शन में तो इसको इस डायरेक्शन में कर दिया। ऐसे हर एज के या हर आर के डायरेक्शन खाली रिवर्स कर दीजिए, सो यू विल गेट द graph of R inverse.
इफ इन अ डाइग्राफ, अब हाँ, ग्राफ से हम कैसे पता करेंगे कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं, या ट्रांजिटिव है या नहीं, उसके लिए देखते हैं. इफ इन अ डाइग्राफ, डाइग्राफ मीन्स a graph in which direction is prescribed, each node has a loop, then it is reflexive, then the relation is reflexive. ठीक है. अब जैसे इस ग्राफ में देखिए, ये R का ग्राफ है, इसमें 2 और 3 पे लूप है, 1, 5 और 4 पे लूप नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है. अगर आप इसमें भी देखें, अगर हम आपको ये रिलेशन दे देते हैं और हम आपसे पूछते हैं रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं, यू विल स्ट्रेट अवे से इसमें 1, 1 बिलोंग नहीं कर रहा है, 5, 5 बिलोंग नहीं कर रहा है, 4, 4 बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है. द सेम थिंग हियर, आप ग्राफ में खाली लूप देख लीजिए, यहाँ पे 1 पे लूप नहीं है, 5 पे नहीं है, 4 पे नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है. If to each edge or arc between two distinct vertices there is an edge or arc in the opposite direction, then the relation is symmetric. मतलब अब इसमें देखिए 1 से 2 तो हमारा एक आर्क है, लेकिन 2 से 1 हमारा कोई आर्क नहीं है, तो इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं होगा. सिमेट्रिक तभी होगा जब हर एज के बीच में इधर से इधर एक आर्क होगा और इधर से इधर बैक यू हैव अनदर आर्क. अगर ये चीज हर रिलेशन के बीच, हर दो वर्टिसेस या नोड्स के बीच में है, तो ग्राफ आपका सिमेट्रिक होगा, नहीं तो नहीं होगा. इधर से भी देख सकते हैं, देखिए 1, 2 बिलोंग कर रहा है, लेकिन 2, 1 इसमें बिलोंग ही नहीं कर रहा है, सो दिस इज अगेन नॉट सिमेट्रिक. सो वही चीज हमारा ग्राफ में एज का काम करता है. ट्रांजिटिव के लिए, whenever there is a directed edge from A to B and B to C, there is also a directed edge from A to C, then the relation is transitive. अब देखिए 1 से 2 आपका एक एज है, 2 से कहीं है ही नहीं. ओके, ये देखिए 4 से 3 है, 3 से 5 है, बट 4 से 5 आपके एज नहीं है, सो दिस इज नॉट ट्रांजिटिव ऑल्सो. तो ये जो रिलेशन आपको दिया गया है, इस रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है. सो ये तीनों चीजों को ध्यान रख के आप अगर किसी रिलेशन का ग्राफ देख रहे हैं, तो उसको देख के आप बता सकते हैं कि वो जो ग्राफ है वो इक्विवेलेंस रिलेशन रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा, या रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, ट्रांजिटिव है या नहीं है. अब चलिए, हमने आपको ये ग्राफ दिया, ये ग्राफ है आपका 1, 2, 3, 4, 4 नोड्स हैं इसके, और एजेस आपको दिख रहे हैं और डायरेक्शंस भी दिख रहे हैं. अब आप इस ग्राफ को देख के बताइए, ये ग्राफ रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा? यस मैम, रिफ्लेक्सिव होगा. या रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि हर नोड या वर्टेक्स के ऊपर एक लूप है. सिमेट्रिक? नो मैम. नो मैम. नो मैम. क्यों? 1 to 4 है मैम, बट रिवर्स नहीं है 4 to 1. 4 to 1 नहीं है, या 3 to 4 है, 4 to 3 नहीं है. देयर आर मेनी थिंग, बट एक ही बता दिया, दैट्स ओके, करेक्ट. ट्रांजिटिव? नो मैम. 1 से 4, 4 से 2, बट 1 से 2 नहीं है. करेक्ट. एंड द सेम थिंग 1 से 4, 4 से 3, 1 से 3 नहीं है, दैट्स ट्रू. सो ये जो है ग्राफ खाली रिफ्लेक्सिव है, बट सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी हमारा नहीं है. अब हमें ये जो ग्राफ है इसका रिलेशन लिखना है. तो रिलेशन में क्या करेंगे, जितने लूप्स हैं वो लिख लेंगे 1, 1, 2, 2, 3, 4, 4. अब 1 से 4 एक एज है, सो हमने 1, 4 ऑर्डर्ड पेयर लिख लिया. 4 से 2 एक एज है, तो हमने 4, 2 एक ऑर्डर्ड पेयर लिख लिया. 4 से 3 एक एज है, सो हमने 4, 3 ऑर्डर्ड पेयर लिख लिया. 2 से 3 एक एज है, सो हमने 2, 3 ऑर्डर्ड पेयर लिख लिया. इस तरह से जितनी भी एजेस हैं उनको हम ऑर्डर्ड पेयर के उसमें लिख के रख लेंगे, एंड दैट विल गिव अस द रिलेशन. सो इस तरह से अगर आप ग्राफ दिया गया है किसी रिलेशन का, आप बता सकते हो सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा, ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा. अगर तीनों है तो डेफिनेटली वो इक्विवेलेंस रिलेशन रिप्रेजेंट करेगा, और अगर ग्राफ दिया है तो उसको देख के आप रिलेशन भी लिख सकते हो. अगेन दिस ग्राफ इज गिवन, इसका तो खैर हमने आंसर ही लिख लिया, बट आप ये ग्राफ नोट कर लीजिए और ट्राई करिए, देखिए इसमें हमने कुछ आंसर में कुछ गलती तो नहीं करी है.
चेक करके बताइए। हम सही है। ठीक है, ओके। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? देखिए, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक में तो प्रॉब्लम नहीं है। ट्रांजिटिव, इज इट ओके फॉर एवरीवन? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम, 1 से 3 है, 3 से 4 है, बट 1 से 4 नहीं है। हाँ, 4 से 1 है, 1 से 4 नहीं है, तो इसलिए डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। करेक्ट, ओके, गुड। सो ये तो हो गया हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और अगर चलो ठीक है, इतना ही है, और कुछ होगा तो बताएंगे। ओके, नेक्स्ट इज मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। अब अगर हमारा एक सेट ए है, A1 A2 AM, और दूसरा सेट है B, B1 B2 BN, and R is a relation from A to B, then the matrix representation of R is denoted by capital M subscript R, और इसकी वैल्यू 1 होगी अगर AI BJ रिलेशन R को बिलोंग करता है, या AI is related to R, sorry, AI is related to BJ via the relation R। और अगर ये दोनों एलिमेंट्स रिलेटेड नहीं है तो हम मैट्रिक्स में उस जगह 0 कर देंगे। अब A में m एलिमेंट्स है, B में n एलिमेंट्स है, तो MR का जो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा दैट विल बी m क्रॉस n, क्योंकि R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। ये आपको पता है, अगर R इज अ रिलेशन फ्रॉम A टू B, देन A इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। A का A में एक number of elements in A is n, number of elements in B is n, so इसका ऑर्डर m क्रॉस n हो जाएगा। ओके, अब जो हमने एग्जाम्पल 1 में जो ग्राफ लिया था वो हमने यहाँ वापस से ड्रॉ कर दिया है। इसका हमें मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन देखना है, सो MR लिख दिया। अब देखिए एग्जाम्पल 1 में अगर आपको एग्जाम्पल ना भी दिया, खाली ये ग्राफ दिया हो, हम खाली इस ग्राफ की बात कर रहे हैं। अगर सेट दिया है इट्स वेरी गुड, नहीं तो इसको ही देख के हम ट्राई करते हैं। अब इसमें देखिए 1 2 3 4 वर्टिसेस हैं, तो माने इसका मतलब है जो सेट ए है उसमें 4 वर्टिसेस है, और सेट बी में भी 4 वर्टिसेस हैं। तो आप 1 2 3 4 यहाँ लिख लीजिए, 1 2 3 4 यहाँ लिख लीजिए, जो ये नोड्स के नाम है वो हमने यहाँ लिख लिए। अब देखिए 1 2 3 4 पे सब जगह लूप्स हैं। सो 1 पे लूप माने 1, 1 बिलोंग्स टू R, 2 पे लूप मींस 2, 2 बिलोंग्स टू R, एंड लाइक दैट। अब 1, 1 क्या है? ये एंट्री है। 2, 2 क्या है? ये एंट्री है। तो ये जो लूप्स की जो एंट्री होगी ये आपके प्रिंसिपल डायगोनल पे होगी, इसलिए देखिए प्रिंसिपल डायगोनल पे जो सारी एंट्रीज हैं ये हमारी 1 होगी। अब हम देखिए यहाँ से 2 goes to 3, और 2 कहीं पे भी नहीं जा रहा है, बस 2 3 को जा रहा है। तो ये जो सेकेंड रो है इसमें हम 2 और 3 के इंटरसेक्शन पे 1 लगा देंगे। ये तो हम ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं, इसलिए हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो 2 और 3 के इंटरसेक्शन पे यहाँ पे हम 1 कर देंगे। अब 2 से और कोई एज नहीं निकल रही है, सो वी स्टॉप। नाउ लेट्स मूव टू 3। 3 से एक एज जा रही है 2 पे, सो थर्ड रो में सेकंड पे हमने ये 1 लगा दिया। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, ये 3 क्रॉस 3 का ये 1 है, ये इससे अटैच्ड है। ओके, नाउ 3 से कोई और एज नहीं निकल रही है, सो दिस रो इज आल्सो कंप्लीट। नाउ लेट्स कम टू 4। 4 से एक एज जा रही है 2 को, सो 4 2 पे हमने ये लगा दिया। एक एज जा रही है 3 को, सो हमने 4 3 पे यहाँ पे 1 लगा दिया, एंड दैट्स ऑल।
और एक काम आप कर सकते हो, इसको कंप्लीट करने के बाद व्हाट यू डू इज काउंट द नंबर ऑफ एजेस, 1 2 3 4 5, 5 नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लूप भी हमारी एक एज ही है, और देखिए 9 एजेस है तो 9 वंस होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दैट मीन्स हमारे ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करेक्ट है। अगर मान लो इस तरह से आप वेरीफाई कर सकते हो कि आपने कोई एज को छोड़ तो नहीं दिया है। सो दिस इज हाउ यू कैन रिप्रेजेंट अ रिलेशन यूजिंग अ रिलेशन का मैट्रिक्स लिख सकते हो। अब ये तो हमने ग्राफ से लिखा, अब मान लीजिए आपको रिलेशन दिया है, उससे आपको ये मैट्रिक्स लिखना है। अब ये रिलेशन ये है। अब देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए ये आपको दिया है और आपको कहा है इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आपको लिखना है, ठीक है। सो अब देखिए 1 1 2 2 3 3 4 4 माने चारों डायगोनल टर्म्स होंगे, और यहाँ देखिए हमने ये 2 3 4 ये चारों डायगोनल टर्म हमने यहाँ लिख दिए। फिर क्या है 2 3 3 2 दोनों बिलोंग कर रहा है, सो 2 3 इज हियर एंड 3 2 इज हियर, ये हमने यहाँ पे 1 1 कर दिया। फिर हमारा क्या है 4 2 4 3, सो 4 2 एंड 4 3 ये आ गया, एंड द लास्ट वन इज 1 4, सो 1 4 आ गया। सो इस तरह से रिलेशन आर के जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो जैसे लिखे हैं उसी हिसाब से पोजीशन पे हम यहाँ लिख लेंगे। लाइक 1 2 मीन्स ये जो मैट्रिक्स M है इसकी M12 विल बी 1, माने इस मैट्रिक्स में M12 एंट्री पे क्या होगा, M फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, माने ये वाला, इधर पे हम 1 रख देंगे अगर ये R को बिलोंग कर रहा है तो। सो इस तरह से अगर हमें रिलेशन दिया है तो उससे हम डायरेक्टली मैट्रिक्स लिख सकते हैं, और अगर हमें ग्राफ दिया है तो उससे भी हम डायरेक्टली उसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे किया है। इसी तरह यहाँ देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 पे कहीं पे भी लूप नहीं है, तो ये जो सारे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये सारे आपके 0 हो गए। नाउ देयर इज अ लाइन फ्रॉम 1 to 2, सो 1 और 2 के इंटरसेक्शन पे 1 रख दिया, 1 से 3 पे भी एक है, सो 1 से 3 के इंटरसेक्शन पे रख लिया, 2 से 1 पे है सो 2 से 1 के पे रख दिया, 2 से 4 पे है सो 2 से 4 पे रख दिया, 3 से 4 पे है सो 3 से 4 पे रख दिया, एंड देन 4 से 1 पे है सो 4 से 1 पे रख दिया। तो ये इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हो गया। अगेन अगर रिलेशन दिया है तो रिलेशन से भी आप ऐसे मैट्रिक्स बना सकते हैं। सो मैट्रिक्स से कैसे हम पता कर सकते हैं कि रिलेशन की कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। अगर मैट्रिक्स की सारी डायगोनल एंट्रीज 1 है तो मैट्रिक्स तो ये जो मैट्रिक्स रिलेशन रिप्रेजेंट कर रहा है वो रिफ्लेक्सिव होगा। अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो ये जो रिलेशन होगा ये सिमेट्रिक होगा, और अगर Mij is 1 and Mjk is 1 implies Mik is 1, then this is transitive। या आप इसको भी छोड़ दो, ये थोड़ा सा इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे बिकॉज इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन है। एक्चुअली आई शुड कट इट आउट, आई विल टेल यू जहां पे हम आएंगे उधर पे हम आपको इसके बारे में बताएंगे। सो इस तरह से तो सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव तो आप मैट्रिक्स को देख के बता सकते हैं, ट्रांजिटिव के लिए आपको एलिमेंट टू एलिमेंट चेक करना पड़ेगा एंड देन ओनली यू कैन डिसाइड वेदर इट्स ट्रांजिटिव और नॉट। अब जैसे ये हमारा अगर ये हमें दिया है ये एक इसी रिलेशन का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है और हमें पूछा गया है ये रिलेशन किस किस तरह का प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। अब देखिए प्रिंसिपल डायगोनल पे सारी एंट्रीज 1 है सो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। नाउ देखिए ये प्रिंसिपल डायगोनल हो गया, ये एंट्री सेम है, ये एंट्री सेम है, ये एंट्री सेम है, दैट मींस दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। सो आर इज आल्सो सिमेट्रिक, या आप इसका ट्रांसपोज निकाल लो और ट्रांसपोज और ये मैट्रिक्स सेम है देन यू कैन से इट्स अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो रिलेशन भी सिमेट्रिक होगा।
अब ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे, अब जैसे अगर ये 3x3 मैट्रिक्स है, इसका माने रिलेशन जिस सेट पे डिफाइन किया गया है उसमें 3 एलिमेंट्स हैं, सो दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट इज 3, सो हमें ये r³ तक निकालना पड़ेगा। अब वो कैसे निकालते हैं देखते हैं। mr² माने इस मैट्रिक्स का स्क्वायर निकालेंगे, स्क्वायर करेंगे माने इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लिकेशन करने में नॉर्मल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको करना है, बट नॉर्मल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन यूज करने की जगह आपको बाइनरी मैथमेटिक्स यूज करनी है, दैट इज 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 1 एंड 1 प्लस 1 इज ऑल्सो 1, और वो तो आपको पता है 1 into 0 is 0 and 1 plus 0 is 0, that is okay, बट ये दो चीजें आपको ध्यान में रख के मल्टीप्लाई करनी। अब देखिए फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम विल गिव यू 1 plus 1, 1 plus 1 is 1, तो ये एंट्री हमारी 1 हो गई। फर्स्ट रो विद सेकंड कॉलम आपको 0 दे रहा है, फर्स्ट रो विद थर्ड कॉलम अगेन गिव्स यू 1 plus 1, that is 1, तो हमने 1 लिख दिया। इसी तरह से बाकी सारा मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गया। अब देखिए इसमें क्या है, ये जो मैट्रिक्स आपको स्क्वायर करके मिला है दैट इज सेम एज द ओरिजिनल मैट्रिक्स गिवन टू यू, तो अगर ये आपका सेम आ जाता है तो यहीं पे हम प्रोसेस स्टॉप कर देंगे और हम mr² प्लस mr इन दोनों का सम कर देंगे। आई एम अगेन रिपीटिंग, अगर ये स्क्वायर करने पे ये जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है ये ओरिजिनल मैट्रिक्स के सेम आ जाता है तो हम प्रोसेस यहीं पे स्टॉप कर देंगे और इन दो मैट्रिसेस का सम कर देंगे। सम करने के लिए अगेन द सेम थिंग, यू हैव टू यूज बाइनरी मैथमेटिक्स एंड व्हेन यू यूज दिस इज व्हाट यू गेट। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है दिस इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड, ये ओरिजिनल मैट्रिक्स, देयरफॉर यू कैन से दिस मैट्रिक्स, द रिलेशन रिप्रेजेंटेड बाय दिस मैट्रिक्स इज ट्रांजिटिव। और अगर आप चाहें तो आप इसको पहले रिलेशन R करके भी ट्राई कर सकते हैं, या आप जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया है m13 is 1, m31 is 1, so this should give you m11 is 1, तो m11 की 1 है। इस तरह से आप टर्म बाय टर्म भी चेक कर सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। सो जस्ट गो थ्रू दिस, फिर हम आगे और देखते हैं, बट इसको आप पहले थोड़ा सा समझ लीजिए। ठीक है, अब एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, अगर मान लीजिए सपोज क्या होता, जैसे हमारे यहाँ पे 1 आ जाता, तब क्या हो जाता, ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर नहीं होती तो हम यहाँ पे प्रोसेस स्टॉप नहीं करते, फिर हम इसके बाद mr³ फाइंड करते और फिर हम प्रोसेस स्टॉप करते। mr³ क्यों फाइंड करते, क्योंकि ये देखिए 3x3 मैट्रिक्स है, दैट मींस ये रिलेशन जिस भी सेट के ऊपर डिफाइंड है उसमें 3 एलिमेंट्स हैं, सो दैट मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इज 3, सो जितने एलिमेंट्स मतलब जो भी कार्डिनैलिटी ऑफ इस सेट होगी उतने पावर्स ऑफ ये mr हम फाइंड करेंगे और फिर उनका सम करेंगे। mr³ फाइंड करते, फिर हम क्या करते, mr³ प्लस mr² प्लस mr कंप्यूट करते हैं। अगर इसकी वैल्यू mr के बराबर आती तब हम कहते ये ट्रांजिटिव है, और अगर बराबर नहीं आती तो हम कहते ये ट्रांजिटिव नहीं है। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर मान लीजिए आपका यहाँ 0 की जगह 1 होता तो ये जो मैट्रिक्स है इसके बराबर नहीं होता तो हम प्रोसेस यहाँ पे स्टॉप नहीं करते, फिर हम mr³ कैलकुलेट करते। इसको कैलकुलेट करने के बाद mr³ प्लस mr² प्लस mr का हम सम करते यूजिंग बाइनरी मैथमेटिक्स, और सम के बाद, सम होने के बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है अगर ये इसके बराबर आता तो हम कह देते ये ट्रांजिटिव है। अगर मान लो सम करने के बाद हमारा ये आ जाता, सपोज ये आ जाता, so this is not equal to mr, in that case we would have said the relation is not transitive। so इस तरह से हम इसको करते हैं।
ओके, चलिए प्रॉब्लम एक थ्योरम करते हैं हम लोग। Let R be a equivalence relation on set A, then R is transitive if and only if R square is contained in R. देखो वही चीज हो गई, हमने यहाँ पे एम आर स्क्वायर कैलकुलेट किया, एम आर स्क्वायर आर के बराबर हो गया। इसका माने क्या हुआ, आप इस आर स्क्वायर का जो रिलेशन लिखोगे और आर का जो रिलेशन लिखोगे वो आपका सेम हो जाएगा। सो ये थ्योरम भी उसको जस्टिफाई कर रहा है। सो लेट्स फर्स्ट अज्यूम R इज ट्रांजिटिव, और हमें अब अगर हम R को ट्रांजिटिव प्रूफ ले लेते हैं तो हमें अब क्या प्रूफ करना है, R स्क्वायर इज कंटेन्ड इन R। सो अगर R ट्रांजिटिव है, अब हमें R स्क्वायर लेस देन इक्वल टू R प्रूफ करना है, और R स्क्वायर और R आपको पता है सेट्स हैं, तो सेट्स को कैसे प्रूफ करते हैं, कंटेनमेंट, एक एलिमेंट ले लेते हैं। सो हमने R स्क्वायर में एक एलिमेंट ले लिया x, z बिलोंगिंग टू R स्क्वायर। अब ये R स्क्वायर को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, देयर एग्जिस्ट अ एलिमेंट y बिलोंगिंग टू A such that xy belongs to R and yz belongs to R। कंपोजिशन ऑफ टू रिलेशंस की डेफिनेशन यूज करिए। इधर पे हमारा था कंपोजिशन ऑफ टू रिलेशंस, हमने डिफाइन किया था। ओके, इसमें नहीं डिफाइन किया है, कहीं हमने डेफिनेशन रिपीट नहीं करी है। हाँ, ये देख लीजिए, इसके नीचे लिख दी हमने। कंपोजिशन ऑफ टू रिलेशंस हम लोग ने पहले देखा है, कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अगर R इज अ रिलेशन फ्रॉम A to B and S is a relation from B to C, then R composition S is a relation from A to C। और कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज सेट ऑफ ऑल ordered pairs A, C belonging to A cross C if for some B belonging to set B, AB belongs to R and BC belongs to R। अब यहाँ पे दो अलग अलग सेट है, इसलिए हमने R कंपोजिशन S लिखा है। यहाँ पे हमारा सेम सेट है, इसलिए R स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, R कंपोजिशन R। सो अगर एक एलिमेंट R स्क्वायर को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, देयर एग्जिस्ट अ y बिलोंगिंग टू A such that xy belongs to R and yz belongs to R। डेफिनेशन ऑफ R स्क्वायर इधर से आप इधर S की जगह R रख दीजिए, तो यही डेफिनेशन आपकी आ जाएगी जो हमने यहाँ पे यूज करी है। बट R इज ट्रांजिटिव, सो अगर xy R को बिलोंग कर रहा है, yz R को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, xz भी R को बिलोंग करेगा ड्यू टू ट्रांजिटिविटी ऑफ R। अब हमने xz एलिमेंट R स्क्वायर से स्टार्ट हुए थे और हमने दिखा दिया xz R को बिलोंग कर रहा है, दैट मींस R स्क्वायर इज अ सबसेट ऑफ R। सो दिस प्रूव्स द फर्स्ट पार्ट। अब कन्वर्स पार्ट प्रूव करने के लिए हम अज्यूम कर लेते हैं R स्क्वायर इज अ सबसेट ऑफ R, और अब हमें प्रूव करना है R इज ट्रांजिटिव। सो लेट xy एंड yz बिलोंग टू R। तो हमें अगर हम प्रूव कर दें xz बिलोंग्स टू R, तो हमारा हो जाएगा R ट्रांजिटिव है। नाउ xy एंड yz बिलोंग टू R मींस xz बिलोंग्स टू R स्क्वायर। डेफिनेशन ऑफ R स्क्वायर इधर से देख लीजिए, अगेन द सेम डेफिनेशन, but what is given to you is R square is contained in R, R square contained in R, and xz belongs to R square, that means xz will belong to R also। अब हमने क्या प्रूफ कर दिया, xy belong to R, yz belong to R mean implies xz belongs to R। this tells you R is transitive। so if R is a relation on set A, then R is transitive if and only if R square is contained in R। चलो अब अगली बार कंटिन्यू करेंगे, विल स्टॉप हियर। इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क। यस मैम। हाँ बोलो। मैम बाइनरी ऑपरेशन में हम जब 1 + 1 करते हैं तो मैम 1 0 आया था, 1 कैरी करता है मैम नॉर्मली तो।
नहीं 1 तो कैरी करते हैं। बाइनरी मैथमेटिक्स और कंप्यूटर वाली मैथमेटिक्स क्या होती है? 1 + 1 is 1, 1 + 0 is 1। बाइनरी मीन्स बेस 2। देखो अपना जो डेसिमल बेस होता है उसमें आप कहाँ तक जाते हो? 0 से 9 तक जाते हो, ठीक है? Yes, 10 ma'am. पे तो जाते नहीं हो, तो बाइनरी बेस 2 हुआ तो आप कहाँ जाओगे? 0 से 1 तक ही तो जाओगे, 2 तो उसमें आएगा ही नहीं आपका। इज इट ओके और नो? यस मैम, जैसे 1 + 0 करेंगे तो मैम वहाँ पे 1 ही लेंगे। हाँ, और 1 + 1 करेंगे तो भी 1 ही आएगा। इसमें अगर 3 टाइम 1 करेंगे तब भी 1 ही लेंगे। 3 टाइम्स 1 करेंगे, हाँ तभी भी 1 ही आएगा। जी मैम, ठीक। ठीक है ना? क्योंकि Yes, उस हिसाब से तुम देखो जहां कंफ्यूजन हो, डेसिमल में हम 0 से 9 तक जाते हैं, 10 नहीं आता, इसीलिए बाइनरी में हम 0 से 1 तक जाते हैं। या अगर उसमें भी तुम लोग को कंफ्यूजन है, ये तुम्हें सिंबल याद है? ये सिंबल किसका होता है? और का सिंबल होता है, करेक्ट? ये यस जो हम मैम। लोग ने लॉ पढ़ा था इसमें और का सिंबल था, और बाद में हमने इसको, इस सिंबल को सम का सिंबल भी बना दिया था, करेक्ट? यस मैम। तो 1 और 1 क्या आ जाएगा? 1 ही आ जाएगा। यस मैम। मतलब 1 को हम ट्रू मानते हैं और 0 को फॉल्स मानते हैं। सो अगर 1 और 1 करेंगे दैट मीन्स ट्रू, और ट्रू विल गिव यू ट्रू ओनली। तो 1 and 1 विल गिव यू 1। इसी तरह 1 और 0 विल गिव यू 1। क्यों? क्योंकि ट्रू और फॉल्स विल गिव यू ट्रू, तो 1 आ गया। तो अगर इस तरह से याद रख सकते हो तो इस तरह से याद रख लो। सब चीजें इंटर रिलेटेड है। अब आपको क्या कन्वीनियंट लगता है याद करने के लिए, आप वैसे याद रख लो, ठीक है? यस मैम। और हाँ, और बाकी इस बाइनरी उसके ऊपर अभी जो 4th यूनिट आएगा उसमें हम लोग 1 और 0 के साथ भी ऑपरेट करेंगे, तो जो थोड़ा सा तुम लोग का कंफ्यूजन होगा वो और थोड़ा सा उधर क्लियर हो जाएगा। बट अभी के लिए तुम लोग ये चीज याद रख लो, ठीक है? और किसी को कोई क्वेश्चन? No, ओके, ma'am. हाँ, ओके देन आई विल टेक एंड लीव। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. वेलकम।